जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, एनाटमी और फिजियोलॉजी। माइक ऑफ कर दें भी जिनका भी ऑन है। सेल सेल डेफिनेशन आपको बताई थी कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, या उनको लाइफ का हम नाम देते हैं, तो उसकी साख्त और फेल की बुनियादी इकाई जो है उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है जी। 9th की बुक में आप अगर आपके पास बायो की बुक है 9th की, उसको ज़रूर देखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने 17वीं सदी के अंदर ये सेल को दरियाफ्त किया था। और कार के एक प्लांट होता है, उसके पत्तों को उसने कोई एक माइक्रोस्कोप बनाई थी कि जी कुछ लेंसेज वगैरह को शीशे के बने हुए पीसेज होते हैं जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। तो उसने कोई एक माइक्रोस्कोप सिंपल सी बनाई और उसमें देखा कि कुछ खाली खाली डब्बे खाने उसको नज़र आए उस कार के पत्तों में, और उनको उसने नाम दिया सेल का। ठीक है। हमारे यहाँ अनाटमी में जो सेल है उसका मतलब डिफरेंट होता है। बाकी अंग्रेज़ी में सेल को हम जेल भी कह देते हैं, खाना भी कह देते हैं, डब्बा भी कह देते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ टर्म्स हैं। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ सेल के हमारे बॉडी के वो छोटे से छोटे यूनिट हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों सेल मिलकर हमारी बॉडी का एक बना रहे हैं। कुछ जानदार बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी। और कुछ जो है सिर्फ एक सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, वो जानदार जो सिर्फ एक सेल पर पूरी उनकी ज़िंदगी होती है, पूरा जानदार ही एक सेल पर होता है, उसको हम यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं। ठीक है। और जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, चाहे वो सैकड़ों सेल पर मबनी है, लाखों पर मबनी है, करोड़ों पर हैं, या फिर अरबों सेल वाले जानदार हैं, खरबों सेल वाले जानदार हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर जानदार या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी। अब जब हम उन सेल्स का माइक्रोस्कोप, डेफिनेटली सेल एक छोटा सा ऑर्गेनली है, एक छोटा सा हिस्सा है हमारी बॉडी का, और हमें इस आँख से नज़र नहीं आता, तो लिहाजा उसको देखने के लिए, उसका मुताला करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब होता है देखना। ठीक है जी। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने वाली मशीन, या छोटी चीज़ों को देखना, बारीक चीज़ों को जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती। सेल को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। उसमें हम सेल की इंक्लूजन भी कहते हैं, और ये जो कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैंसर, सेल इंक्लूजन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑर्गेनली ऑस्मोसिस, और पैसिव और एक्टिव मूवमेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वगैरह वगैरह। ये चंद चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये आपको एफएससी की बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ है। हमें चाहिए सिंपल सी चीज़। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और एग्जांपल आप दे सकते हैं जी, नर्वस सेल हो गया, स्केलेटल सेल हो गया, ठीक है, या हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल हो गया। सेल का माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी हमारी बायोलॉजी की एक शाख है, ब्रांच है, जो कि कंसर्न है या डील करती है स्टडी ऑफ सेल से। अच्छा जी, अब कुछ लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, सेल के बारे में उनके नज़रियात थे। उन्होंने कहा जी कि सेल ये चीज़ है और इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तमाम जितनी भी जानदार चीज़ें हैं ना, वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं या सेल की प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे जो एक हमारा कॉलेज है, स्कूल है, घर है, अस्पताल है, कोई भी एक बिल्डिंग है,
पूरी बिल्डिंग ईंट से बनी हुई है या ईंटों की प्रोडक्ट से बनी हुई है? हम कह सकते हैं ना, पूरा घर हमारा ईंटों से बना हुआ है। ओके। इसी तरह हमारी बॉडी की जो मेकअप है, बनावट है, वो भी एक सेल पर मबनी है। अच्छा, दूसरी बात जो सेल के बारे में बड़ी अहम है कि जी सेल जो है वो बुनियादी तौर पे आपके साख्त और फेल की इकाई है जानदारों की। नंबर 3, वो कहते हैं कि जी जो पहले से मौजूद सेल है ना, जो सेल मौजूद हैं वही डिवाइड होके तकसीम होके नया सेल बना देते हैं। यानी कि नया सेल जो है वो बेजान से वजूद में नहीं आता, बल्कि जो सेल पहले ऑलरेडी मौजूद हैं वही सेल डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम होके नया सेल बना देते हैं। ये भी सेल थ्योरी में शामिल है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी जानदार को आपने समझना है एक मुकम्मल तौर पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके सेल और उसकी एक्टिविटीज़ का मुताला करें और फिर उस जानदार को आप कंप्लीट तौर पे समझ सकेंगे। ये कुछ पॉइंट थे सेल थ्योरी के बारे में, जिसके ऊपर तमाम साइंसदान मुत्तफ़िक हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है जी कि जो सेल है ना, उसके बारे में मज़ीद हम देखते हैं। ये सेल तक़सीम होता है या 4 तरह के कुछ प्रिंसिपल हैं, 4 तरह के असूल हैं जो जिस बेस पे हम अ, इस सेल को तक़सीम कर सकते हैं। सबसे पहले है जी कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। प्लाज़्मा का मतलब है सेल, वो बारीक मेम्ब्रेन सेल के बाउंड्री वाल, जिस तरह हमारे घर की एक बैरूनी दीवार होती है, इसी तरह सेल को याद करने के लिए बेहतरीन एग्जांपल है, आजकल सीज़न भी है मुर्गी के अंडों का और खाने भी चाहिए। एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है वो लोग ज़रा अवॉइड करें, कम खाएं। अदरवाइज़ बाकी लोग अच्छा उसका इस्तेमाल करें अंडों का। बहुत अच्छी ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा इसमें है और ज़रूर इसको खाएं। अंडे को अगर आप देखें तो इसका जो बाहर वाला शेल है, इसको अगर आप हटा दें, वो तो हिफाजत के लिए होता है कि अंडा डी शेप ना हो। उसके अंदर अगर आप बॉयल अंडा है ना, तो शेल जब हटाते हैं तो उसके नीचे एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत बारीक झिल्ली होती है, उसको भी उतार के फेंक देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? वो ज़रा थोड़ा-सा वो खाई भी नहीं जाती। क्यों नहीं खाई जाती कि वो उसमें लिपिड की तह भी उसमें होती है और बड़ा वो इलास्टिक मटेरियल सी होती है, सेलुलोज़ टाइप। अच्छा, वो उसको समझ लें कि वो है सेल मेम्ब्रेन। अंडा एक पूरा सेल है। अंडा क्या है? बहुत बड़ा सेल है। सारे सेल छोटे नहीं होते, कुछ सेल बड़े भी होते हैं। इस तरह शुतुरमुर्ग का अंडा आप देख लें ऑस्ट्रिच का, तो वो सवा किलो 1.5 किलो का होता है। बहुत बड़ा अंडा है। हमारे पूरे घर के ऑमलेट बन सकते हैं, बल्कि घर से भी ज़्यादा वो ऑमलेट उससे बन सकते हैं। खैर, तो जब भी सेल का ज़िक्र है तो आपने अंडे को सामने रखना है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो सफ़ेदी है, पूरा जो महलूल तैर रहा होता है पानी की तरह का, बॉयल करने से पहले जब आप कच्चा अंडा देखते हैं, तो वो एक महलूल है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज़्म। और उसके अंदर जो ज़र्दी है, वो येलोविश कलर का डार्क एरिया नज़र आता है हमें, वो होता है न्यूक्लियस। ठीक हो गया? तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज़्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वो उस सेल की शेप बरकरार रखती है। अच्छा, अब इसका काम क्या है कि ये सेल की एक शेप बरकरार रखती है और सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से अलग करती है। यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में जो खाली स्पेस है, वहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स का मटेरियल जमा हुआ हुआ है, उससे एक सेल को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अलग करती है। साइटोप्लाज्म का आपको बता दिया कि एक गाढ़ा स्याल सा मादा होता है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर होता है। यानी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो वो फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनेली क्या है? अब हम देखते हैं कि उस साइटोप्लाज्म को जब बारीक माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, वैसे तो हमें अंडे में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इसी के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप के अंदर ये छोटा सा इसका पार्ट देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनली नज़र आएंगी। ठीक है जी। हर ऑर्गेनली अपने अपने उसकी मखसूस शक्ल है, उसकी साख्त है और ख़ास किस्म का उसको फंक्शन या एक्टिविटी वो दी गई है, वो परफॉर्म करता है। अच्छा जी, अब इंक्लूजन क्या है? जैसा कि इंक्लूड करना, सेल की अपनी कुछ सिक्रेशंस होती हैं, वो सेल जमा करता है। ठीक है जी। या सेल जो कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके नतीजे में जो भी चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। और उस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है और उसके नतीजे में जो एक प्रोडक्ट बन रही है, उस प्रोडक्ट को जो सेल के अंदर रहती है उसको हम कहते हैं सेल की इंक्लूजन। ठीक है जी। अच्छा, अब सेल के बाहर भी कुछ मटेरियल रह जाता है, सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ मटेरियल होता है, कुछ सेल्स की सिक्रीशंस होती हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक हो गया जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आ जाता है जी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहली बात है कि ये सेल को की अपनी शक्ल सूरत को बरकरार रखती है। अच्छा, एक सेल को बाहर के माहौल से बिल्कुल सेपरेट करती है, अलग करती है, बचाती है उसको। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी जो अहम चीज़ है, अगर बारीकी वाला क्वेश्चन आ जाए लेकिन आता नहीं है इसका, इस सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है जी? 4.5 नैनोमीटर, एनएम का मतलब है नैनोमीटर। ये देखिए, एक के साथ अगर आप 9 सिफरें लगा दें, ठीक है, और उसको फिर काउंट करें तो वो बनता है जितना वो उसको काउंट कर लें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 मीटर का 10 करोड़वां हिस्सा नैनोमीटर कहलाएगा। मीटर और नैनो का मतलब है 10 करोड़वां हिस्सा जो है वो नैनोमीटर कहलाएगा। इतनी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई है। अच्छा, लेकिन जो चीज़ अहम है वो याद करने की है, वो ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन, अगर जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसमें आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या जो लोग पढ़ा रहे हैं तो 9th की या 10th की बुक में होगा सेल मेम्ब्रेन की साख्त, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। उसमें इन्होंने दिखाया गया है कि जी फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, ग्लाइकोलिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मज़ीद कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म जो तीसरी है ओलिगोसैकेराइड, ये 3-4 केमिकल मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। याद रखें, आपको बताया था कि ऑर्गेनली है सेल मेम्ब्रेन, एक ऑर्गेनली है, और ऑर्गेनली से अगला लेवल है वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ये भी मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट भी मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑर्गेनली बना रहे हैं। और ये दोहरी वो कहते हैं कि एक लेयर होती है। खैर, उसके बाद है जी काम क्या करती है? काम इसके हैं साइटोप्लाज्म को अलग करती है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से, और एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रही होती है। अच्छा, और सेल को एक पूरा एरिया फ्राहम करती है कि उस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो जाएं। और उसके बाद है जी कि ये रेगुलेट करती है कुछ मटेरियल को। रेगुलेट का मतलब है कि ये कुछ मटेरियल को अपने अंदर में से गुजरने की इजाज़त देती है। एक सेल के अंदर कुछ गैसेस हैं, कुछ फ्लूइड है, माए है, कुछ एनर्जी है, कोई खुराक है, ब्लड है, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो एक सेल के अंदर टिक के नहीं रहता, बल्कि दूसरे सेल में भेज दिया जाता है। इसको कहते हैं रेगुलेट करना। अच्छा जी, अब इस सारे प्रोसेस में ये जो हरकत हो रही है, जैसे कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, वहाँ पे कुछ गैसेस बनी,
फूड बनी, ऑक्सीजन है या ब्लड आ गया है, तो एक सेल में जो ब्लड आया है वो ब्लड आगे उससे रिलेटेड जो दूसरा सेल उसके साथ जुड़ा होगा उधर भी जाना है। फॉर एग्जांपल वहाँ तक आगे बारीक कैपिलरीज नहीं जा रही, सेल को खून पहुँचा दिया और वो खून उसकी अपनी मेम्ब्रेन से फिर अगले, जिस तरह हमारे घर की चार दीवारी है उसके साथ दूसरा जो घर अटैच है उसकी अपनी दीवार होती है डबल, ठीक है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग एक ही दीवार से काम चला लेते हैं कि जी अच्छा हम संयुक्त दीवार है तो हम दीवार नहीं देते, लेकिन सेल की अपनी चार दीवारी यानी कि पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो वो खुराक के मालिक्यूल, ऑक्सीजन के, पानी के, फूड के, ब्लड वगैरह वो सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन से होते हुए उसमें चले जाते हैं। ये किस तरह से जाते हैं, ये मूवमेंट की कुछ टाइप्स हैं, इनको हम कुछ तो याद रख लें। इस मूवमेंट को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देख लें। हमारे पास दो फॉर एग्जांपल पानी के बर्तन हैं, खाली हैं या प्लास्टिक के या टैंकियाँ हैं, कुछ भी हैं। टैंकियाँ ज़रा आपने देखी हुई हैं तो दो टैंकियाँ अगर रखी हुई हैं, दोनों को हमने दरमियान से या पेंदे से एक पाइप के ज़रिए लिंक कर दिया। अब अगर उनके दरमियान पहले वाल्व बंद कर दिया जाए, एक टैंकी को भर दें, फिर उनके दरमियान जो लिंक किया हुआ है हमने एक पाइप को, उसको भी खोल दें, पानी कहाँ जाएगा? जो खाली टैंकी है उधर जाएगा ना। या एक टैंकी में कम पानी है तो ज़्यादा जिस टैंकी में पानी है वो कम टैंकी वाली पानी की तरफ मूव करेगा। ऐसा है, होता है कि नहीं होता? हाँ जी। तो ज़्यादा यहाँ पे हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें एनर्जी नहीं लग रही, खुद ब खुद ही जा रहा है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक जगह पे एक चीज़ का ढेर है, इर्तिकाज़ ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ से जिस एरिया में वो चीज़ कम है तो उधर जा रही है। अगर आप इसको देखें कि हम सांस क्यों लेते हैं, माहौल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उस कंसंट्रेशन से जो हमारे खून में ऑक्सीजन की मिकदार है, फेफड़ों में चले आ गया खून, इस्तेमाल हमने कर लिया, ऑक्सीजन हो गया कम, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ गया ज़्यादा इस्तेमाल होके फेफड़ों में। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, बाहर से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में अंदर चली जाती है। अच्छा, ये है जी एक डिफ्यूजन, याद रख लें ये क्या है? डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना। जैसा कि पानी की टैंकी की एग्जांपल आपको दे दी, सांस वाली दे दी। उसके बाद है, आपने देखा होगा बाइक पे कभी पंक्चर हो जाती है, ट्यूब है उसमें कोई कील लगता है अचानक से, तो हवा किधर जाती है? माहौल से ट्यूब की तरफ या ट्यूब से माहौल की तरफ? डेफिनेटली ट्यूब में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब आप लोग बोल हाँ जी, जब आप बोलेंगे नहीं ना तो फिर मैंने उधर ही बंद कर देना है इसको, ठीक है? अगर आपको नींद आ रही है तो बता दें। हाँ जी, हाँ जी, तो सुन रहे हैं नहीं, जब तक आप बोलेंगे तो फिर क्लास में रहेंगे, जब आप चुप कर जाएँगे, फिर आपका ध्यान इधर-उधर चला जाएगा। जब इधर-उधर चलाया जाएगा तो फिर 5-10 मिनट बाद जब मैं पूछूँगा फिर आपने कहना जी वो तो समझ नहीं आई। अच्छा, क्यों? कि ट्यूब में प्रेशर होता है ज़्यादा और माहौल माहौल में हमारी हवा में बेशक हवा है, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड का मूव करना, वो फ्लूइड गैस हो सकती है, माय हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब अगर यही चीज़ किसी एक मेम्ब्रेन से निकल के जा रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जा रही है, यानी कि अब जो डेफिनेशन थी कि मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो था डिफ्यूजन। इसके साथ साथ अगर हम
एक साथ लगा दें, मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले एरिया से कम इर्तिकाज़ वाले एरिया की तरफ फ्लूइड की मूवमेंट। आगे हमने एक ऐड करना है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि एक कोई ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई है जो कुछ पार्टिकल्स को, सेमी परमिएबल है, कुछ इजाज़त देती है कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने की और कुछ को नहीं देती इजाज़त गुजरने की। ठीक है जी। तो उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसमें से अगर ये जा रही है मॉलिक्यूल्स तो इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहेंगे? अब डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम आ गया तो फिर कहेंगे ऑस्मोसिस। अच्छा, अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, बेशक हायर कंसंट्रेशन के एरिया में पड़े हुए हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी मूव नहीं कर सकते, उनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है जी। एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एटीपी की सूरत में लगती है और वो चीज़ मूव कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह में, या हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ। तो देन उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझ आ गई इसकी बात? एनर्जी 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 होगी, एनर्जी होगी। ओके जी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं था लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन के बाद पेज नंबर 20 अगर आप ओपन करें, बच्चे माइक तो ऑफ कर दिया करें। सिंपल डिफ्यूजन के बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि, चले मैं एग्जांपल छोटी सी आपको दूं। आपने रोड क्रॉस करनी है, आप हम लोग खुद रोड क्रॉस कर लेते हैं। अब कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, वो रोड क्रॉस नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं? उनका हाथ पकड़ के उनको क्रॉस करवा देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या इस सारे प्रोसेस में आपने एनर्जी लगाई? नहीं लगाई, सिर्फ आपने उनको हल्का सा साथ मिला के आगे तरफ ले गए, रास्ता दिखाया और उनका बाजू पकड़ के आगे ले गए। एनर्जी वो खुद लगा रहे हैं, अपने बाजू को खुद मूव करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, चल के खुद जा रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट किया। तो कुछ ऐसे मालिक्यूल हैं, लिपिड के मालिक्यूल, बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, वो खुद नहीं जा सकते, लेकिन वो प्रोटीन के कुछ चैनल्स के साथ, मालिक्यूल के साथ अटैच होकर चले जाते हैं, उनको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर एनर्जी लग रही है, यानी कि वही बुजुर्ग हैं हमारे, वो चल भी नहीं सकते, तो हमने, चले बुजुर्गों को छोड़ के बच्चे हैं, वो चल भी नहीं सकते, हम क्या करते हैं? बच्चों को उठाते हैं, सड़क पार करवा देते हैं। अब इस दौरान बच्चों की एनर्जी नहीं लगी, हमारी एनर्जी लगी है, बच्चों ने सड़क पार करने के लिए हमारी एनर्जी यूज़ की, इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया? फर्क समझ आ गई ना? अच्छा जी। अब आ जाता है ऑस्मोसिस, भी आपको बता दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। अब एक और चीज़ है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। अच्छा, फिल्ट्रेशन में आ जाता है जी के इसके लिए मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ चाय की छननी की। चाय छानते हैं सुबह सुबह या दोपहर, जब भी आप, अभी भी बनाई होगी आपने चाय। चाय चाय में होती है पत्ती। अच्छा जी। अब छन्नी रखी आपने कप के ऊपर और चाय उसमें डाली। चाय क्या करती है कि वो जो छन्नी के कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसमें चाय गुजर जाती है। वो सिंपल चाय का गुजर जाना
वो होगा फिल्ट्रेशन। अच्छा, वो होगा फिल्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लफ्ज है चेंज हो। एक मिनट, ये पेज गुम हो गया, एक मिनट, आवाज आपकी कट कर रही है, एक मिनट, जरा पेज गुम हो गया था, मैं जरा निकाल लूँ। हाँ जी, मिल गया। अच्छा, फिर क्या होता है, कभी आपने ऐसा किया है कि वो उसमें पत्ती ज़्यादा जमा हो जाती है छन्नी में, और उन पत्ती के ज़रात में कुछ चाय भी रह जाती है, फिर आप क्या करते हैं? किसी भी चम्मच से, किसी भी चीज़ से उसको थोड़ा-सा दबाते हैं, ताकि उसके अंदर जो चंद कतरे हैं ना, मैं तो ऐसा करता हूँ भई। और मेरी तो बेगम बेगम से भी लड़ाई हो जाती है कि जी चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, वो छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब ऐसे फेंक देना, ज़ाया कर देना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं भई, चीज़ों की कदर किया करें। अगर वो मेरी चाय अलग बनी है, वो 1 कप से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बच गई है, तो उसने फेंक देनी है, चाहे वो थोड़ा-सा आधा कप ही क्यों ना हो। मैं कहता हूँ कि नहीं भई, ये भी किसी कप में डाल लें, तो नेमत का ज़िया नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल, अगर आप प्रेशर के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा फ़िल्ट्रेशन। ठीक है जी। ये चीज़ें आपको 5-6 हैं, इनको बार-बार देखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और 2 टर्म्स हैं जी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस। ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, एंडोसाइटोसिस वो कहते हैं जी कि पॉकेटिंग इन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ छोटे-छोटे पॉकेट्स या वैक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है? और उनमें अ, सेल्स का जो वेस्ट होता है ना, सेल के अंदर कुछ गैसेस बन गई हैं, सेल के अंदर कुछ माएबा ज़्यादा हो गया है, तो वो छोटे-छोटे वैक्यूल्स हैं, वो उस चीज़ को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि डस्टबिन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, ठीक है? और उसको फिर सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो अगर सेल के अंदर है, तो छोटी-छोटी पॉकेट्स, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर वो सेल के बाहर है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी? वेस्ट रिमूव हो गया, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस का मतलब है, पाइनो को पानी समझ लें, सेल का ड्रिंकिंग आप कह लें, कि सेल जो है वो पानी को इनटेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। रिसेप्टर आपको पता है कि एक दरमियानी किरदार अदा करते हैं, कि सेल ने पानी की कमी है, या सेल से पानी ज़्यादा हो गया है, वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाएगा। ये हमारी बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स हैं, जो ये काम करते हैं। अब आ जाता है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आपको बता दिया कि अंडे की सफ़ेदी जो है वो गाढ़ा फ्लूइड माया होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि नीम शफ़ाफ़ जिसको आप कहते हैं, बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ भी नहीं होता, नीम शफ़ाफ़ होता है, माय पाया जाता है सेल के अंदर, ठीक है? और इसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल तैर रहे होते हैं। इसके अंदर सेल का एक ढांचा होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है? और उसी साइटोस्केलेटन की वजह से, जिस तरह हमारे कमरे में या हमारी एक कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें पिलर्स हैं, अगर दीवारें नहीं हैं तो एटलीस्ट पिलर्स हैं, ठीक है? पिलर्स वगैरह के आश्रय पे वो छत खड़ी होती है। तो लिहाजा साइटोस्केलेटन छोटे-छोटे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, और वो उस सेल को पिचकने नहीं देते, ठीक है? सेल का एक ढांचा होता है अपना, जिस तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर हड्डियाँ हैं ना, इसी तरह एक-एक सेल के अंदर भी छोटे-छोटे फिलामेंट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और इसमें 75 से 90% पानी होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेल के
बड़े बड़े जो मालिक्यूल्स हैं, नामियाती मुरक्बात जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के लाजमी हिस्सा हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो बल्कि इनके अलावा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसमें पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है जी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनली होते हैं सेल के। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस सेल का वजीर आज़म होता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है। सेल का जो एक विरासती मादा है जिसको हम डीएनए कहते हैं वो, और उसके साथ साथ आरएनए, दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक मज़ीद डेंस एरिया होता है, गाढ़े कलर का एक छोटा सा और एरिया होता है, छोटा सा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक और एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जिसी तरह सेल का एक साइटोप्लाज्म होता है, माए होता है, इसी तरह न्यूक्लियस का भी एक गाढ़ा माए होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बस ये बातें इसमें हैं। और एक सेल तकसीम होता है, तकसीम होने से पहले पहले सबसे पहले उसका न्यूक्लियस तकसीम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो विरासती मादा है, डीएनए, आरएनए। ठीक है जी। तो उसके अंदर ख़ास एक माए होता है क्रोमेटन मटेरियल। क्रोमेटन मटेरियल उलझे हुए विरासती मादा उलझे हुए धागों की तरफ बेतरतीब पड़ा होता है, तो क्रोमेटन मटेरियल है। जब वो प्रॉपर एक शेप अख्तियार कर लेता है, शक्ल अख्तियार कर लेता है, देन उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ हमारे मखसूस ट्रेट या खसूसियात के हामिल कुछ विरासती ज़रात होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स अटैच होती हैं उस क्रोमोसोम्स के ऊपर, मखसूस जगहों के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है जी। और जब सेल तकसीम होता है, एक सेल दूसरे सेल दो सेल में तब्दील होता है। फॉर एग्जांपल, हमें हल्का सा स्किन के ऊपर कट लग गया है और आसपास के जो सेल्स हैं, ये सेल इन्होंने तकसीम होकर उस जगह को भरना है, पूरा करना है। तो एक सेल उसको जब पैगाम मिलेगा तो उसका सबसे पहले विरासती मादा तरतीब में आएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और उसके ऊपर जीन्स भी डेवलप हो जाएंगे, और फिर न्यूक्लियस तहलील हो जाएगा, और वो माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस पूरा आपने पढ़ा हुआ होगा, मैट्रिक अगर साइंस से है तो। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं और फिर उनको अलग अलग साइडों पे खींच दिया जाता है धागों के ज़रिए, और वो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म दरमियान में दब जाते हैं। इस तरह एक कुछ क्रोमोसोम आधे एक तरफ और कुछ दूसरे तरफ चले जाते हैं, बराबर बराबर तादाद में। तो एक सेल दो में तब जी, एक तो ये एक सेल तब्दील हो जाता है। बहरहाल उतनी डिटेल जो हमारी मैट्रिक में, वहाँ तक हम नहीं जाते क्योंकि हमारा सीरियल इवेंट है, सिर्फ समझने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाद है जी राइबोसोम। राइबोसोम हमारा एक बगैर मेम्ब्रेन का एक ऑर्गेनली है। इसके ज़िम्मे होता है जी प्रोटीन की तैयारी करना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की तैयारी करता है। इसके पास अपना एक आरएनए होता है, और एक आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जो इसको आगे पैगाम देता है कि भाई प्रोटीन की ज़रूरत है, बनाओ। एक इसका अपना आरएनए होता है जिसको कहते हैं आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है जी राइबोसोम, सिर्फ इतना याद करना है। फिर आता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए कुछ चैनल होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है उसके साथ साथ अटैच होते हैं, और साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ बड़े होते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल तैयार करते हैं, और ख़ास तौर पे ये गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ मिलके कुछ वैक्यूल्स वगैरह बना देते हैं, तैयारी करते हैं। मेरा ख्याल है कि इनका इतना ज़्यादा डिटेल उसमें एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें हैं भाई। तो इसकी सिर्फ मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी, ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन कुछ चीज़ों को ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहिए। जिनको आता है तो वेल एंड गुड है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वो अलग से भी आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इस पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जी, सिर्फ कैंसर को समझ लें। 2.2 सेकंड लास्ट पेज है, इसको ओपन करें। सेल आउट ऑफ कंट्रोल कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जो सेल है ना, जब डिवाइड हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ख़ुद ब खुद ही तकसीम होके एबनॉर्मल सेल बनाए जाए, पूरे भी नहीं बनाते, अब पूरे बने तो फ़ायदा है, एबनॉर्मल सेल बन रहे हैं और वो एक जगह पे ढेर लगते जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैंसर है। और ये कैंसर अगर ब्लड सेल डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, अनकंट्रोल बन रहे हैं, उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। अगर किसी एक जगह पे ये गिल्टी बन गए, ट्यूमर बन गए, ब्रेन में है तो ब्रेन ट्यूमर कहेंगे या ब्रेन कैंसर कहेंगे, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल को हम कहते हैं कि ये क्या कैंसर है। और कैंसर का इलाज केमोथेरापी से किया जाता है या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन से किया जाता है, रेडिएशन शुआओं के ज़रिए किया जाता है, वगैरह वगैरह। ओके जी, उसके बाद फिर कुछ रिव्यू है इस चैप्टर का। रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या कहेंगे जी? सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे जी। नंबर 2 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है जी? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट भी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन माइक्रोफिलामेंट आप कहेंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली में आप पढ़ेंगे, फंक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है जी, तो एटीपी आपके लिए बनाता है। द न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है अभी? पढ़े, सारे पढ़े ना, इट इज स्मॉलर इन सेक्रेटरी। हाँ, यही है, क्योंकि देखें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स इसी के अंदर होते हैं, विरासती माज़े, मेन अहम पॉइंट इसका यही है। उसके बाद है सेंट्रोसोम क्या है? ये एक सेल डिवीजन के दौरान ये फाइबर बनाते हैं, ठीक है, रेशे बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? हाँ जी, सीलिया, फ्लैजेला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, हाँ, सेंट्रोसोम कंटेन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी सही है। इसके अंदर सेंट्रियोल की जोड़ी होती है जो कि सेल की डिवीजन के दौरान वो फाइबर बनाती है, उन फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है।